जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब 5 नंबर वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। विज्ञान में भी आपको पता होगा कि विज्ञान में तो भैया 3 सब्जेक्ट आता है। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। ई तीनों में आज की वीडियो में क्या करेंगे, तो ई तीनों में हम लोग जो हार्ड लगता है आप लोग को केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का 6 मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। हम आपको पहले ही बता दें, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। किस आधार पर कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि भैया 2024 में पूछ सकता है। पहले जो पूछा था, जो ये सब क्वेश्चन जो है ना, पैटर्न के हिसाब से पूछा गया था। 2022 में पूछा, 24 में पूछेगा, 18 में पूछा, 20 में पूछा, इस हिसाब से क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि आपका 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। और वादा करते हैं हम आपसे कि जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, सारा का आपको क्लास में ही याद करा देंगे। घर में एक बार पढ़ने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ क्लास में ही याद होगा, क्लास में ही समझ में आएगा, सारा कुछ यही हो जाएगा। बस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो सोच रहे होंगे, ये जो लिखा विखा है, इसको कॉपी लेके बैठे लिखने विखने के लिए, क्या तो उसका मतलब लिखने विखने का कोई भी जरूरी नहीं है। इसका पीडीएफ के लिए जो है हम स्पेशल व्यवस्था किए हुए हैं। स्पेशल व्यवस्था क्या किए हुए हैं, इसका पीडीएफ के लिए हम टेलीग्राम बनाए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टाइप का क्यूजेज भी आपको वहां पे देखने को मिलता है, तो क्यूज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों व्यवस्था है, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने विखने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम आपको पहले ही बता दें क्या करने वाले हैं। 5 अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय, 5 का इसको 6 कर लीजिए भैया। 6 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, 5 को नहीं करेंगे, 6 को करेंगे। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर और देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि भैया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, उसके बाद इसके बनाने की विधि, गुण एवं इसका उपयोग लिखें। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, बहुते बार पूछा गया है। पूछा जाता क्या है, बहुते बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताते हैं हम। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, कब पूछा गया था ये भी हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 में और 2022 में। आप बताइए 2024 में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। बहुत ज्यादा चांस है कि 2024 में पूछ दे। 2022 में पूछा है, 24 में पूछ सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लेकर के आए हैं। तो चलिए, पहले हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र आप लोग देख पा रहे होंगे, NaHCO3। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये हो गया सोडियम, ये हो गया हाइड्रोजन, और CO3 हम आपको पहले ये बता दिए हैं कि जिसके लास्ट में भी CO3 लिखा हुआ मिले उसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं ना भैया, ये Na हो गया सोडियम, H हो गया हाइड्रोजन, और CO3 क्या हो गया कार्बोनेट। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही नाम लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक नाम, इसका सूत्र भी लिख दे। एक सूत्र भैया NaHCO3 होता है। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। बोलिएगा तो याद होगा। देखिए, पहले का जो समय था, ऋग वैदिक काल, सब मतलब ऋग्वेद सबका जब रचना हो रहा था, तो उस समय क्या होता था, कॉपी किताब पे नहीं पढ़ाया जाता था, बोल बोल के याद करवा दिया जाता था। वेद सबको बोल बोल के याद कराया जाता था। अभी बोलिएगा तब नहीं याद होगा। अच्छा एक बात बताइए, गाना को कहीं लिख करके याद करते हैं नहीं ना, गाना को तो बोल बोल के याद कर लेते हैं ना भैया, सुन सुन के याद कर लेते हैं। वैसे यदि ईयरफोन है तो लगा लीजिए, सुनते रहिए मेरा बात। और नहीं सुनना चाहते हैं तो बोलिए, देख करके सुन करके बोलिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, बनाने की विधि देखते हैं। तो अमोनिया तथा सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में, मतलब देखिए क्या किए, एगो बर्तन ले लिए, इसमें अमोनिया अमोनिया लिए। क्या लिए, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है भैया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया लिए और सोडियम क्लोराइड लिए। सोडियम क्लोराइड भैया नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका जली विलयन, मतलब इसमें थोड़ा सा पानियो मिला दिए, पानी मतलब H2O। तीन चीज है, एक तो पहले पानी को नमक में घोल लिए, उसमें अमोनिया मिला दिए। तीन चीज हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया और अमोनिया हो गया। तीनों का जब जली घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब नीचे बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या क्या किए हम लोग इसको। चलिए, हम लोग क्या क्या किए, हम लोग किए भैया, पहले एगो बर्तन ले लिए। बर्तन में क्या किए, बर्तन में पहले और क्या लिए, बर्तन में लिए अमोनिया।
क्या लिए? अमोनिया। चलिए ये ले लिए, ये जो गोला है ये है आपका अमोनिया। अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। और क्या किए, और इसमें कुछ डाले क्या? इसमें डाले नमक। अच्छा, नमक का जलीय घोल, नमक का जलीय घोल। अच्छा, जलीय घोल मतलब समझते हैं? अरे भैया नमक को पानी में मिला देंगे तो वही ना हो जाएगा नमक का जलीय घोल। तो इसमें क्या है? नमक है और पानी है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। मतलब इसमें क्या क्या है? इसमें अमोनिया है, और क्या है? इसमें नमक है। अच्छा जी, और क्या है? खाली अमोनिया नमक है? नहीं भैया, इसमें पानी भी है, तो H2O भी लिख दिए। अच्छा, और क्या किए? इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहाए, यही तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, फूकेंगे, मुंह से फूक मार दीजिए तो मिल गया इसको कार्बन डाइऑक्साइड। इतना चीज इसमें दिए हैं, तो क्या बन रहा है? तो आपका बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कुछ बनता है क्या? एगो छोटा सा यौगिक का एक यौगिक बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको यही पढ़ते हैं। तो इतना को आपको लिखना था। देखिए क्या क्या सूत्र भी याद हो गया आपको। अमोनिया लिए, उसके बाद क्या लिए? तो नमक लिए, और नमक का पानी भी मिला हुआ था तो H2O लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें फूके, तो क्या बन गया भैया? जो बनाना था वो बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, यानी बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा बन गया, और क्या बना था? अमोनियम क्लोराइड बना। इससे हमको मतलब नहीं है, बात है ई कैसे बना, तो ई बन गया, बस ये सबको मिलाए। और ये कैसा होता है? तो ये नीचे बैठ जाता है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब होता है नीचे बैठ जाना, ये तली में आकर के ऐसे कर बैठा हुआ मिलता है। पूरा कहानी समझ गए कैसे बनता है? बस यही चीज आपको लिख के वहां पर दिखाना था। चलिए इसको सूत्र के रूप में लिख देते हैं, ताकि आपको जो PDF मिले उसमें ये भी लिखा हुआ हो। ठीक है, अमोनिया तथा सोडियम के जलीय, देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अभी हम लोग याद करा है, NH3। इसमें और क्या मिलाएंगे? तो इसमें सोडियम क्लोराइड भी लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। और क्या मिलाएंगे? सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन था, तो जल भी होगा, उसमें जल भी हो गया। और इसमें हम लोग को क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहाना है, बहा दिए। तो क्या बनेगा भैया? सबसे पहले तो यही बन जाएगा आपका जो बनाना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसा है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे करके चिन्ह दर्शा देंगे। और क्या बनेगा? और बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इतना को चीज बनता है। ये चीज आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, तो एक बार पढ़ भी लीजिएगा। हम बोल रहे हैं तो याद भी हो रहा होगा। देखिए अब मिल रहा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाएगा ये जाकर के। ठीक है, तो इस रूप में लिखना था। आशा है ये जो बताए हम आपको रासायनिक नाम, इसको बनाने का विधि कैसे बनाते हैं, ये आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे इसका उपयोग और गुण। तो देख पा रहे होंगे इसका उपयोग। पहले गुण देखते हैं कि इसका गुण क्या सब है। चलिए जी, यह एक श्वेत रवादार पदार्थ होता है। ये जो कैसा होता है? श्वेत होता है, क्रिस्टल रूप में होता है, जो जल में घुल करके क्षारीय विलयन बनाता है। ये जो है ना, इसको यदि पानी में घोल दीजिएगा ना, तो क्षार बना देगा, क्षारीय विलयन बना देगा। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मुक्त करता है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो ये क्या क्या बनाएगा? पहले तो भैया CO2 एगो निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा, एगो जल का अणु बना देगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, बाहर निकलता है। अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। गुण बेसिकली याद रखना पड़ेगा आपको। पहला क्या है? सबसे पहला पदार्थ ये जो है सफेद क्रिस्टल के रूप का होता है, जल में घुल करके क्षारीय विलयन बनाता है। जल में इस घोल देंगे तो ये क्षार बन जाएगा। ठीक है, और इसको जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और पानी बाहर आ जाएगा। तीसरा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देगा। तीन को याद होना चाहिए। अब इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करेगा? बेकिंग सोडा का उपयोग करेगा। एंटासिड के रूप में, अरे भैया पेट में खाली है, खूब ज्यादा खूब दर्द हो रहा है, तो एंटासिड के रूप में उपयोग करते हैं। एसिड का उल्टा एंटी के रूप में। कपड़ा, चमड़ा, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में होगा, एंटासिड के रूप में होगा, मतलब प्रति अम्ल बोल सकते हो, उसके रूप में होगा। और चमड़ा, कपड़ा, कागज, इस सब का उद्योग में होगा। इस जगह इसका उपयोग होता है। गुण कैसा होगा? तो सफेद रवादार पदार्थ होगा, गर्म करने पर जल और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। तो ये बेसिकली बात थी, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसी को हम लोग POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि एवं उपयोग को लिखे।
इसमें क्या लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, निर्माण विधि बता दो और इसका उपयोग बता दो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए जिप्सम होता है, एक पदार्थ होता है जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र हम आपको इसमें लिख देते हैं ताकि आपको पीडीएफ के साथ में मिलेगा, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग जिप्सम देखते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हम लोग लिए जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम लिए, इसको गर्म कर दिए कितना, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब भैया इसमें देखिए, इसमें क्या है, पानी मिला हुआ है ना। यदि खौला देंगे, इसको खदकाएंगे तो पानी भाप बन के उड़ेगा ना। तो डेढ़ पानी जो है ना, डेढ़ गुना मतलब डेढ़ हिस्सा पानी इसका, 1/1/2H2O जो है, ये तो भापे बन के उड़ जाता है, भाप बन के बाहर निकल जाता है, समझ गए। तो कितना को बचेगा, देखिए बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, इतने कौन बचेगा, ये हो गया सूत्र इसका। प्लस में डेढ़ गुना पानी जो है, ये पानी बाहर निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो इतना को लिखना था, क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका फॉर्मूला होता है। बनाने का विधि कैसे बनाते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो भैया इसका पानी सूख जाएगा, पानी सूख के पानी इसका डेढ़ हिस्सा पानी तो सूख ही जाएगा, आधा हिस्सा पानी बचेगा, तो सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और साथ में आधा भाग जो है जल का बचा हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बाकी हिस्सा को मिटा दिया जाए ताकि आपका जो है पूरा क्लियर रूप से पीडीएफ आप तक पहुंचे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका जिप्सम। याद रखेंगे, जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछ लेता है एग्जाम में बार बार। तो यहाँ से जिप्सम का फॉर्मूला याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O। 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए तो कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O बन गया, मतलब जिप्सम सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया आपका, और साथ में जल बाहर निकलता है। अब बोल रहा है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बताइए उपयोग बताने वाला है क्या। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति का ढांचा बनाने में करेंगे, मतलब मूर्ति का फड़मा सुने होंगे आप लोग। जैसे अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, तो सरस्वती पूजा में सरस्वती माता का मूर्ति बनाते हुए देखे हैं। उसमें शकल क्या करता है, एक तो फड़मा टाइप का होता है, उसमें मट्टी दे देता है, और जब सूख जाता है तो फड़मा अलग कर लेता है, ठीक है। तो सरस्वती माता मतलब जो भी जिसका भी मूर्ति बना रहा है उसका मूर्ति बन जाता है। तो फड़मा बनता है उससे, फड़मा मतलब मूर्ति का ढांचा तैयार करने में। और टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने में डॉक्टर सब किसका प्रयोग करता है, इसी का POP बांध देता है हाथ में, समझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। दोनों का उपयोग लिख दिए, इस रूप से इस तरह से लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। आशा ही क्वेश्चन याद हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि, तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। उपयोग इसका टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने में करते हैं, और कहाँ करते हैं, और मूर्ति का ढांचा तैयार करने में करते हैं, मतलब मूर्ति बनाने में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भैया विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। ये भी VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है, और इसका उपयोग भी लिखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्लोरीन से बना एक यौगिक है। यौगिक समझते होंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। तो किसको किसको मिला रहे हैं, कैल्शियम को मिला रहे हैं, ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, और क्लोरीन को मिला रहे हैं। ये तीनों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो इससे जो है क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, चूना का क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। और चलिए ये कैसे बोलते हैं ये भी देखते हैं। देखिए ये होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए अब कैसे पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, CaOCl, और फिर ऐसे करके दिया हुआ है Cl, है ना। ये ऐसे तोड़ दीजिए ना भैया, ये ऐसा हो जाता है CaOCl2। अच्छा एक बात बताइए, CaO ये क्या होता है, चूना का सूत्र होता है क्या, चूना नहीं होता है भैया, कली चूना का सूत्र CaO होता है, और Cl2 लगा है तो क्लोराइड, तो इसको क्या बोल देंगे, चूना क्लोराइड या चूने का क्लोराइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, चूने का क्लोराइड भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कैसे लिखे, चूने का क्लोराइड। CaO क्या चीज का फॉर्मूला होता है, चूना का फॉर्मूला होता है। Cl2 लग गया तो क्लोराइड हो गया, तो ये हो गया चूना का क्लोराइड, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए Ca क्या होता है, कैल्शियम हो गया, O क्या हो गया, ऑक्सी हो गया, और Cl2 क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। तो इसको भी पढ़ सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, और Cl2 से क्लोराइड। तो इसको इस रूप में भी पढ़ सकते हैं भैया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, समझ गए, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं इसको। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र इसका याद रख लेंगे, CaOCl2। देखिए दोनों तरह का सूत्र होता है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। और कहीं कहीं पे आपको सिर्फ ऐसे दिया हुआ होगा,
CaOCl2, तो दोनों एक के हैं और इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया, विरंजक चूर्ण का क्या है ये बोल दिए, इसका रासायनिक नाम भी लिख दिए कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब इसका सूत्र भी लिख दिए कि CaOCl2 होता है। अब इसका उपयोग हम लोग को लिख के दिखाना है। उपयोग कैसे लिखेंगे, चलिए जी उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है क्या, बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है इसका उपयोग। कागज फैक्ट्री में इसका उपयोग होगा। क्लोरोफोम बनाने में किसका उपयोग होता है, इसी का उपयोग होता है, क्लोरोफोम, जिसको सुंघा के बेहोश करता है सब। समझ गए, सुंघा के जो बेहोश करके ले किडनैप करके लेके जाता है, क्लोरोफोम में सुंघा के लेके जाता है। तो कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण से बनता है। और जल के शुद्धिकरण में, जो मतलब जल को शुद्ध करने में, ऐसा नहीं कि जाति वाति वाला शुद्धिकरण नहीं होता है बाबू। जल को शुद्ध, गंदा पानी है ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मार दीजिए तो पानी साफ हो जाता है, समझ गए। तो उसमें भी क्या चीज का उपयोग किया जाता है, व्यंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चारों उपयोग भारी है क्या, ना भैया ना, चारों उपयोग तो आसान आसान है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कागज फैक्ट्री में किया जाता है, क्लोरोफोम बनाने में किया जाता है, और जल को शुद्ध करने में किया जाता है। एक बार इसका रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्या नाम था, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का भैया नाम क्या है, इसको क्या, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, उसी से सब चीज बना लेंगे। सूत्र होता है CaOCl2। इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिख देता है CaOCl और लास्ट में लगाता है Cl, तो दोनों सही है, दोनों में से कोनो गलत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, समझ गए। चलिए इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम O लिखा है तो ऑक्सी, और Cl2 लिखा है तो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, हो गया, इसका नाम हो गया। अच्छा CaO, इससे याद आया कि भैया इसको चूना बोलते हैं, तो चूना है। और इस Cl2 लगाते हैं तो चूना का भी क्लोराइड हो गया, चूना का क्लोराइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, समझ गए, दो नाम क्लियर हो गया। एक कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हो गया, इसको चूना का क्लोराइड भी बोलते हैं, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तीनों चीज इसी को बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा इतने को था क्या, और कुछ था, तो देखिए ब्लीचिंग, इसका रासायनिक नाम सूत्र भी लिख लिए। अब बस इसका उपयोग बचा हुआ है, उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, उपयोग होगा भैया कीटाणुनाशक के रूप में, मतलब कीट मारने में, कीटाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग होगा। और कहाँ उपयोग होगा, भैया जल है, पानी है, जल को शुद्ध करने में उपयोग होगा, जल को शुद्ध करने में। और कहाँ उपयोग होगा, तो जल को शुद्ध करने में भी उपयोग हो गया। और इसका उपयोग होगा कागज उद्योग में। और कहाँ उपयोग होगा, तो इसका उपयोग होगा क्लोरोफोम बनाने में, भैया बेहोश करने वाला कैसे भूल गए, क्लोरोफोम बनाने में। तो इस सब जगह इसका उपयोग होगा। तो इस सब को भी लिखना था तो लिख देंगे आराम से, कितना आसान है बाबू, एक बार पढ़ने से ही याद हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी याद करना है। ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भैया, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। धातु और अधातु में अंतर लिखना है, वो भी किस गुण के आधार पर, तो भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण मतलब होता है जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं भैया। चलिए एगो ले लेते हैं हम लोग, मतलब छू के उसका प्रयोग करके बता सकते हैं। और रासायनिक मतलब क्या होता है, उसका भीतर का गुण के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एगो ले लेते हैं धातु, धातु में ले लेते हैं हम लोग लोहा, ले लेते हैं, लोहा ले लीजिए या सोना ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से कुछ ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। सोने ले लीजिए। और धातु में हम लोग ले लेते हैं लकड़ी, और धातु है ना वो, या मट्टी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो अब इन दोनों में अंतर लिख दीजिए, सोना धातु, सोना और लकड़ी में क्या अंतर है। तो देखिए लोहा और सोना दोनों को मत हाथ मार के तोड़ दीजिएगा, या कुल्हाड़ी से लेकर तोड़ दीजिएगा, नहीं तोड़ पाइएगा। तो धातु जो है कठोर होता है, हार्ड होता है, धातु हार्ड होता है, कठोर होता है। और अधातु जो है कम कठोर होता है, वो नरम होता है, मुलायम होता है। अब एगो बात बताइए, लकड़ी और लोहा में कौन आसानी से टूट जाएगा, लकड़ी आसानी से टूट जाएगा, तो कम कठोर हुआ कि नहीं हुआ। अगला है, धातुएं चमकीली होती है। अब हाँ भैया सही बात है, लोहा चमकीला होगा, सोना चमकेगा। अब वो कोई बोलेगा कि लोहा कहाँ चमकता है, पटरी तो लोहे का। अरे भैया जो पटरी घस दीजिए आप लोग, उसको जो लोहा है उसको सरिस कागज से साफ कर दीजिए, देखिए उजला उजला चमकेगा। तो धातु चमकता है और अधातु नहीं चमकता है। अपवाद में, इसका अपवाद में आप लोग लिख सकते हैं, यदि कॉपी लेके बैठे हैं तो। आयोडीन, आयोडीन मतलब नमक, नमक को देखे होंगे चमकता है, ठीक है। तो इसका अपवाद में आ जाता है आयोडीन और धातु का। ये अघातवर्ती होता है, अघातवर्त मतलब होता है इसको पीट करके मार के फाड़ करके इसका चादर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मारेंगे ना तो ये चपटा हो जाएगा। लेकिन ये जो है अधातु जो है ये आघातवर्त नहीं होते, इसको मारेंगे तो चपटा नहीं होगा, ये चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसको भंगुर भी लिख सकते हैं। और धातु जो है भंगुर होता है, मतलब इसको मारेंगे ना हथौड़ा लेके, आप सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि एक जगह सोना रखा हुआ है, एक जगह लकड़ी रखा हुआ है, दोनों पे दे हथौड़ा दे रहे हैं, तो सोना तो चपटा हो जाएगा, लेकिन ये जो लकड़ी है भैया ये तो चूर चूर हो जाएगा। तो यही अंतर है दोनों में।
तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, मतलब इसको हम लोग इसका तार बना सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं। इसको पिघलाएंगे और खींच देंगे तो तार जैसा लंबा हो जाएगा। लेकिन जब लकड़ी को पिघला पाएंगे, लकड़ी को पिघलाइए ना पाएंगे, इसको तार बना पाएंगे, इसका नहीं बना पाएंगे, तो ये तन्य नहीं होती है। अब ये विद्युत का सुचालक होती है। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा चल जाती है। अब सोचिए, एगो सूखा लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, दोनों को बोर्ड में घुसा दीजिए, किसमें करंट लगेगा? तो लोहा में करंट लग जाएगा। तो ये धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है। अब मिट्टी है, मिट्टी में तार सटाइएगा तो आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो मिट्टी जो है विद्युत का कुचालक होता है। समझ गए? तो इस रूप से हम इस तरह से हम लोग इसका अंतर लिखेंगे और इसको लीजिए साफ कर देते हैं। ये फ्रेश फ्रेश आप तक पहुंच जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये तो याद हो गया होगा, आसानी था बाबू, ज्यादा हार्ड नहीं था। अगला हम लोग देखते हैं, चलिए जी। अगला है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु। उस समय हम लोग क्या देखें? भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक, मतलब बोले भीतर गुणना, इसका गुण पता करना है हम लोग को। उसमें भी अंतर देखना है धातु और अधातु में। ठीक है, तो देखिए याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। धातु विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक मतलब इस पे प्लस का चार्ज होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम पे चार्ज प्लस का देखे होंगे। कैल्शियम है, कैल्शियम पे चार्ज प्लस का देखे होंगे। ठीक है, और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे चार्ज प्लस का देखे होंगे। जिस पे आपको प्लस का चार्ज मिल जाए ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान दे दे, वो धातु है। धातु दानी प्रकृति का होता है। और अधातु जो है ना, ये जो है लोभी प्रकृति का होता है, ये ऋण लेता है। ठीक है, तो ये अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक होती है, इस पे ऋण चढ़ा हुआ होता है। जैसे ऑक्सीजन है, इस पे माइनस होता है। क्लोरीन है, इस पे माइनस होता है। तो ये सब क्या है? ये सब अधातु है। और धातु पे माइनस चार्ज होता है, मतलब ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेगी किसी से। और धातु पे प्लस चार्ज होता है, ये दानी होता है। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये सब हम आपको पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और नहीं तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, धातु का ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, उसमें क्षार होता है। ठीक है, इसका जब इसका ऑक्साइड जो है वो क्षार के रूप का होता है। और अधातु का ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है? अम्ल की तरह होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो पहले तो लवण बना देगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। लेकिन अधातु जो है ये अम्ल से, तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाएगा, और अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। समझ गए? इतना को अंतर हम लोग को लिखना था। देखिए, धातु है, इस किसे लवण से अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। धातु एगो पकड़ लीजिए, चलिए ये हम लिख देते हैं ताकि आप तक पहुंच जाए। चलिए जी। हाँ, तो धातु है, धातु ले लीजिए। जैसे हम आपको बता दें तो जिंक ले लीजिए, जिंक आपका धातु है। और इसका अम्ल करा अभिक्रिया करना चाहिए अम्ल से, अम्ल ले लीजिए सल्फ्यूरिक, H2SO4। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? पहले तो इसको लवण बनाना चाहिए, तो लवण बना दिया ZnSO4। और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना चाहिए, तो ये निकाल दिया आपका हाइड्रोजन गैस बाहर। हो गया। और ये तो भैया अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। और और अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करेगा। इस रूप में आपको लिख करके आना था। ठीक है, आशा है जो भी क्वेश्चन किए हम लोग समझ में आया होगा आपको अभी तक में। एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, उसको भी हम पूरा करवाते हैं। पहले इसका भी हम लोग रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन। ठीक है, तो धातु और अधातु के में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखना है। भौतिक तो आसान था, रासायनिक में देखते हैं। एक तरफ लिख लेंगे हम लोग धातु, और एक तरफ लिख लेंगे अधातु, ऊपर में लिख देंगे धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर अधातु। चलिए, तो पहला अंतर क्या देखें कि भैया इस पे जो है प्लस चार्ज होता है, ये विद्युत धनात्मक होता है। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम पे प्लस चार्ज होगा। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम पे प्लस चार्ज होगा। और धातु जो है विद्युत ऋणात्मक होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, इस पे माइनस चार्ज होगा। उसके बाद क्लोरीन ले लीजिए, इस पे माइनस चार्ज होगा। नाइट्रोजन ले लीजिए, इस पे माइनस चार्ज होगा। ये सब क्या है? ये सब अधातु है। उसके बाद पहला तो ये हो गया धातु अंतर। दूसरा अंतर क्या होगा कि इसका जो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। और अधातु का जब हम लोग ऑक्साइड निकालेंगे और धातु का ऑक्साइड को देखेंगे तो ये हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। दो गो और क्या था? और तीन, मतलब चार था ना बाबू, चार याद कर रहे थे। तीसरा क्या था कि भैया धातु है, और धातु को जब हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे H2SO4, तो क्या बनेगा? तो धातु का मतलब लवण बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और ये तो भैया अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। चौथा और क्या था कि भैया धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनाता है। यही तो याद किए थे हम लोग। और अधातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा
ई सहसंयोजक यौगिक बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। इतना को हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो ये 4 को याद किए थे और 4 को याद हो भी गया होगा। इसी तरह आप लोग भी क्या करेंगे, उसको 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक फ्रेश कॉपी पे लिख देंगे, आराम से याद हो जाएगा, याद करने में कुछ है ही नहीं। चलिए जी हम लोग अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम आपको पहले ही बताए थे, हम लोग कितना करेंगे, 6 को करेंगे, तो ये छठा नंबर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है? तो मेंडलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, उसको देखते हैं हम लोग। तो लिखिए कि मेंडलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अंतर है। मेंडलीव आवर्त सारणी एक तरफ, आधुनिक आवर्त सारणी, अंतर बेसिकली इसी रूप में लिखा जाता है। तो देखिए मेंडलीव आवर्त सारणी क्या था बाबू, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आधारित था। तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसको पहले रखा गया, और जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ते गया उसको आगे बढ़ाते गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ये परमाणु संख्या के आधार पर, मतलब परमाणु संख्या 1 ब्लॉक पहले रखेंगे, 2 ब्लॉक को पहले, 3 ब्लॉक उसके बाद, 4 ब्लॉक उसके बाद, 5 ब्लॉक, ई परमाणु संख्या के आधार पर है। और ई जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, इसको परमाणु संख्या इसको मतलब नहीं है। इसमें तो ऐसा भी है ना कि जिसका परमाणु संख्या कम है उसको बाद में रख दिया गया है, जिसका परमाणु संख्या बेसी है उसको पहले रख दिया गया है, ठीक है। तो इस रूप में भी जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी है। उसके बाद है, इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें जो अक्रिय गैस है, जैसे आपका आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, ये सब जो गैस है इस सब का भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसमें जो है आपका वर्ग 18 में रखा गया है। अक्रिय गैस को जो है, जिसको निष्क्रिय बोलते हैं, उसको कहाँ रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा गया है। लेकिन जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी में उसका कोनो स्थान ही नहीं है। और क्या अंतर है भैया, मेंडलीव का आवर्त सारणी में 6 गो आवर्त था, मतलब खड़ा खड़ा ऐसे करके देखेंगे, सॉरी ऐसे करके देखेंगे तो इसे इसे 6 गो था, ठीक है। और खड़ा खड़ा कै गो था, 8 गो था। ये लिखा हुआ इसमें 8 गो आवर्त था, 6 गो वर्ग था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें 7 गो वर्ग है। ऐसे करके क्या को 1 2 3 4 5 6 7 गो है। और खड़ा खड़ी देखी जाए तो 18 गो है। 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है। यह आवर्त सारणी देखिए ना बाबू, ऐसे ऐसे 6 गो है, ऐसे ऐसे 8 गो है तो छोटा हुआ ना। इसमें ऐसे ऐसे 7 गो, ऐसे ऐसे 18 गो है तो ये बड़ा हुआ ना। तो ये लिखा हुआ, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। एक बार फिर से देख लिया जाए इसको कि क्या क्या अंतर था, बेसिकली हम लोग देख लेते हैं फटाफट से एक बार रिवाइज। क्या था भैया, इधर लिखेंगे मेंडलीफ, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और इधर लिखेंगे आधुनिक, इधर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी। पहला नंबर सबको ही याद करेंगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में क्या था, तो भैया मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु, परमाणु द्रव्यमान पे था कि संख्या पर, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और ये किस पर आधारित था, ये तो भैया परमाणु संख्या पर आधारित था। सही बात है, बिल्कुल सही लिखे हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद क्या था भैया, इसमें तो आवर्त जो है, इसमें आवर्त कै गो था, इसमें आवर्त था 6 गो, और वर्ग कै गो था, वर्ग था 8 गो, यही तो था, आवर्त 6 और वर्ग 8। इसमें जो है आवर्त कै गो था, इसमें आवर्त अभी भी याद होगा, आवर्त है इसमें 7, और वर्ग कै गो है, वर्ग है इसमें 18 गो, ये तो याद होगा। अच्छा तीसरा क्या है, 18 से याद आया कि इसमें जो है निष्क्रिय गैस या अक्रिय बोलिए, निष्क्रिय गैस के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें निष्क्रिय गैस के लिए 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग में निष्क्रिय गैस को रखा गया है। और क्या था, एक और अंतर था जो हम लिखाए थे आपको, ये देखिए भैया, इसमें आवर्त 6 गो है, वर्ग 8 गो है, तो ये छोटा होगा, इस आवर्त सारणी का छोटा रूप है। और ये जो है आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। हम जितना भी क्वेश्चन किए थे सारा का सारा क्वेश्चन का रिवाइज भी यहीं पे करवा दिए हैं। माना कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन याद रखिए बाबू, समय अभी आपका इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2x पे करके देख लीजिएगा। यदि अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आराम से 2x पे करके एक बार भी याद नहीं हुआ तो दोबारा जरूर से याद कर लीजिएगा। वैसे तो हम पूरा कोशिश किए कि आपका एक बार में जो है जो भी क्वेश्चन किए सारा का सारा याद हो ही जाता है, ठीक है। तो आशा है कि याद हो भी गया होगा। और देखिए ये जो 6 क्वेश्चन किए ना, तो आपका हम पहले ही बताए कि 90% चांस है कि यही 6 क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और आगे हम जो है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। तो आपका साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कोनो सब्जेक्ट का कोनो क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको आराम से बता देंगे। ऐसा है जो भी क्वेश्चन हम किए ना वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।